बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे के साथ आपका होस्ट मियां तारिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, बिल आखिर हुकूमत पाकिस्तान को, दफ्तर ख़ारजा को भी बर्मा के मज़लूम मुसलमानों का ख्याल आ ही गया और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने सिर्फ इजहार तशवीश करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ये जिम्मेदारी ऐसे पूरी नहीं होगी। वाकई ऐसा होना चाहिए था कि बर्मा के सफ़ीर को पाकिस्तान में दफ्तर ख़ारजा बुलाकर उससे एहतजाज किया जाता और उसको मुरासला दिया जाता कि वो वहाँ बर्मा में मुसलमानों का जो कत्लेआम है, मुसलमानों की जो नस्लकशी है, उसका खात्मा करें। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ये इतना सा बारिश का पहला कतरा जो है ये भी बहुत अहम है कि इसके बाद ही हो सकता है कि वो वफाकी हुकूमत और वजारत ख़ारजा जो है मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनवाएं और किसी तरह OIC को के प्लेटफॉर्म पे इस तरह का सारा इकट्ठा हों और सब मिलकर बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ जो है एहतजाज करें ताकि मुसलमानों की नस्लकशी रुक सके। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब तक जो सूरत हाल बर्मा में हो चुकी है उससे तकरीबन 80 जो है ना हज़ार से ज़ायद लोग जो हैं वहाँ पे शहीद हो चुके हैं और हज़ारों अफराद अभी तक लापता हैं जिनकी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा है, मुर्दा है, उनकी अमलाक कहाँ हैं, उनकी अमलाक उनसे उनकी जो मनकुला और गैर मनकुला जायदादें हैं वो सब कर ली गई हैं, लूटमार कर ली गई है और बहुत सारे इलाकों में अभी भी जो है कोई मीडिया या कोई लोग भी वहाँ रब्ता नहीं कर सके, अभी भी वहाँ पर लोगों का कत्लेआम हो रहा है। इसके बाद आते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल को अगर देखा जाए आलमी तनाजुर में अगर देखें तो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं और अंदरूनी मुल्क अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात अपने ही मुल्क को तोड़ने के दर पे है और इन सियासी जमातों के सूरत हाल ये है कि कोई भी जमात शायद इस मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है और अगर मुखलिस हैं तो शायद इनके एजेंडे कुछ और हैं। इनके एजेंडे जो हैं वो हो सकता है इनकी डोरियां बाहर से हिलाई जा रही हों क्योंकि हर सियासी जमात सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए काम कर रही है। कोई भी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान के मफाद के लिए और पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल के लिए शायद कुछ नहीं कर रही। क्यों? बरतानवी अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हैं और ड्रोन हमले रोकने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुतालबा जरूर किया लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सिफारिशात पर नेटो सप्लाई बहाल कर दी गई लेकिन उसके बाद ड्रोन हमले फिर शुरू हो गए। इन ड्रोन हमलों में एक दफा फिर अगर कोई वाकई मुजरिम है या मुलजिम है उसके बारे में तो इतला पाकिस्तान को देनी चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उनको गिरफ्तार करके करारवा की सजा दें। लेकिन इस तरह जो हमले हो रहे हैं उससे मुजरिमों के साथ साथ बेगुनाह लोग जो मारे जा रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर हम गुज़श्ता 10 सालों के ओवरऑल देखें तो उसमें ज्यादातर लोग, उसमें जो परसेंटेज है, जो आलमी इदारे भी परसेंटेज देते हैं, वो 80% लोग बेगुनाह लोगों की मारी गई ड्रोन हमलों में। लेकिन ड्रोन हमलों के हवाले से अभी तक कोई ज्यादा इकदाम नहीं हो रहे। लेकिन ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान को इस वक्त एक मुस्तहकम ट्रैक पर लाने के लिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, अपने बहरानों से निकल सके। एक तरफ तवानाई का बहरान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का बहरान है, कराची में अमन अमान का बहरान है, कराची में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग जारी है जिसकी वजह से कराची की मैशत तबाह होती है तो उससे पूरे पाकिस्तान की मैशत चुके रिलेट होती है तो उससे पूरे पाकिस्तान की मैशत तबाह होती है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि किस तरह हम इस मुल्क को, इस कराची को, इस पाकिस्तान को इन हालात में बचा सकेंगे। आज का हमारा मौजूद है पाकिस्तान बचाना है, इसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या इकदाम जरूरी होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा फारूक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कादर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और सबसे आखिर में हमारे साथ बैठे हैं आगा खालिद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। इनसे आज के मौजू पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हटदर्मी है कि इस हुकाम को खत नहीं लिखा जाएगा। अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो तसादम है, जिसको इदारों के दरमियान तसादम की बात की जाए तो वो इस वक्त उरूज पर है। कैसे मुमकिन होगा कि हम ये सारे इस तरह के क्राइसिस से, इस तरह के तसादम से एक किसी आम आदमी को कोई फायदा मिल सकता है और अगर कोई फायदा नहीं है तो फिर हम इनसे कैसे बच सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि अगर इसको गौर से समझा जाए तो ये पूरी रस्साकशी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए होती है। तो लिहाजा ना अवाम नज़र आते हैं, ना मुफाद नज़र आता है, ना गवर्नेंस नज़र आती है, ना कुछ चीज़ नज़र आती है। ये तसादुम बुनियादी तौर पर नहीं है, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जोड़ तोड़ की साजिश है और इसके अंदर अदलिया जो है वो रुकावट बनी हुई है और उस अदलिया को ज़ेर करने की कोशिश है। बुनियादी तौर पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पूरी हुकूमत जो 4 साल या 4.5 साल जो भी हुई की गई है
वो अपने अलाई को पकड़ के, उसकी नाराजगी को दूर करके, कोई बंदर बाट करके, कोई पैसे दे के, कुछ चीजें दे के, कोई विदारत दे के, किसी को डिप्टी वजीर आजम बना के, किसी को कुछ दे के, वो अपने इक्तदार को तूल दे रहे हैं। इससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे अवाम के कोई मुफाद का ताल्लुक नहीं है, इससे अवाम को कोई गवर्नेंस नहीं दी जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और जहां तक रही बात यह है कि अदालत का फैसला हतमी होता है, और अगर अदालतों के फैसले को ना माना जाए तो जो एक रुकी हुई अनारकी है वो इस हद दर्जे इतनी बड़ी वॉल्यूम से आएगी कि वो संभाले नहीं संभलेगी। और फिर गली गली में कोर्ट्स बनेंगे, और फिर शहर शहर में कोर्ट्स बनेंगे, कबाइल कबाइल में कोर्ट्स बनेंगे, और वो तमाम लोग अपने अपने फैसले करेंगे। अगर हाईएस्ट लेवल पर कोई चीज नहीं सुनना चाहता तो नीचे के लेवल पर कोई नहीं सुनेगा। और यही वजह है कि कराची से लेकर खैबर तक बदअमनी है, क्योंकि आप इंसाफ के जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो नहीं करते, उनको मानते नहीं है, उन पर अमल नहीं करते। सही। और खासा मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप इसको किस तरह देखते हैं कि जब पूरी दुनिया में कॉन्स्पिरेसीज पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हैं, वो स्पोर्ट्स हो, वो किसी मुल्क में दहशतगर्दी हो, उसमें किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हमारे हुक्मरानों की, हमारी दफ्तर खारजा की, वजारत दाखिला की क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो इस मुल्क का दिफा किस तरह करेंगे? दिफा तो वो करेंगे जो कि इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, जो लोग इस मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं, जो कि आलमी साजिशों का हिस्सा हैं, जो कि जिनको बिठाया गया है इस मुल्क के अंदर वही काम करने के लिए, जो कि एनआरओ करके आते हैं। ये तमाम चीजें आपके सबके सामने हैं। जहां पर वकील बनता है अमेरिका, जहां पर वकील बनते हैं बरतानिया, जहां पर वकील दूसरे ममालिक बनते हैं, वो मिलके एक पैकेज दिया जाता है, उस पैकेज के जरिए एक को हटाया जाता है, एक को बिठाया जाता है, और उसी तरीके से उसको सेफ पैसेज भी दिया जाता है, किसी को बाहर भिजवाया जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग इस सारे खेल के किरदार हैं, वो कैसे इस कॉन्स्पिरेसी का मुकाबला करें? सही सही सही। मैं कादर खान मंदोखेल साहब एक चीज पूछना था, उन्होंने कहा कि एनआरओ के जरिए लोग आके बैठ जाते हैं। एनआरओ इस मुल्क की एक बदतरीन, इस मुल्क के साथ जो है जुल्म किया गया एनआरओ के जरिए, कि इस मुल्क में जो करप्ट लोग थे, जो इस मुल्क को लूट के खा चुके थे, उन लोगों को फिर दोबारा इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त मौजूदा जो करप्ट और गलीज, गंदा सड़ा, गला सड़ा जो सिस्टम है, इसको बचाकर क्या हम आलमी साजिशों का मुकाबला कर सकते हैं, या हमें इस सिस्टम से छुटकारा हासिल करना जरूरी है इस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एनआरओ का जो फैसला है 2009 में, और उस फैसले को हुकूमत ने, अपोजिशन ने, तमाम अवाम ने मान लिया, क्योंकि अगर ना मानते तो उसके खिलाफ अपील दाखिल करते। अपील दाखिल नहीं किया, हुकूमत उनकी एहतियाती ने मान लिया है एनआरओ के फैसले। उसके बाद जब ये स्विस खत का मामला है, अब जो सूरत हाल है वो एनआरओ का फैसला हुआ 17 रुकनी लार्जर बेंच ने। अब जो मुख्तलिफ बहाने से ये दरखास्तें दे रहे हैं कि ये इख्तियारात नहीं है अदालत को, वो इख्तियारात नहीं है, तो आप मुझे बताओ कि अगर एक हाई कोर्ट का जज फैसला करते हैं, मैं आवाम को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एक हाई कोर्ट का जज फैसला करता है और उसके बाद आप अपील जो है ना वो मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल करते हो, तो कैसे करेगा? एक 17 रुकनी बेंच ने जो फैसले किए और एक 5 रुकनी बेंच के सामने आप ये दरखास्तें एतराज लगा रहे हो, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। दरअसल इस सिस्टम को, इस चोरी चकारी को, इस चीजों को प्रोलॉन्ग करने के लिए ये सारे बहाने तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि अब तो सूरत-ए-हाल ये चल रही है कि शायद बल्दियाती इलेक्शन की आड़ में ये 1 साल के लिए और मुलतवी किया जाए, और मुलतवी करने के बाद जनाब जरदारी साहब को 5 साल के लिए मजीद मुंतखब करे, जो कि आसार नजर आ रहे हैं, जो उनकी सोच है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम, अब ये सूरत-ए-हाल है कि इस वक्त पंजाब में अगर 1 घंटा बिजली होती है, दूसरे घंटे नहीं होती है, और इस रमजान के महीने में है जहां उन्होंने बार बार ऐलानात किए। आप मुझे बताया कि आवाम में महंगाई तो एक तरफ, आप ये समझ ले कि इस रमजान और इस शदीद गर्मी में बिजली का ये बहरान है। 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है पंजाब और दीगर शहरों में इस वक्त। आगा खालिद साहब, क्या देखते हैं कि मुल्क बचाने के लिए किन लोगों को आगे आना होगा? क्योंकि इन हुक्मरानों से, इन अपोजिशन से, इन लोगों से तो किसी तरह की कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती अच्छाई की। क्या समझते हैं आप? सर, इनके अलावा भी जो ऑप्शन हैं आप मेरा ख्याल है आप या आपकी नज़र में या आपकी सोच में, आपने वो भी तो कौम ने आजमा के देख लिया गुज़िश्ता 60 सालों में। उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने कौन सा दूध की नहरें बहा दी, या इस कौम को बहुत ज्यादा सुख दे दिया, या इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर इस मुल्क में क्या, इस मुल्क को ठीक करने के लिए फरिश्ते आएंगे, बाहर से लोग मंगवाने होंगे? आपको बताऊं, असल में बात यह है
कि जब जो ये जमहूरियत का प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको चलते रहने देना चाहिए। अब जब इलेक्शन होंगे ना, जिन लोगों ने गलतियां की हैं ये खुद उसको भुगतेंगे। ये जब आवाम की अदालत में जाएंगे खुद ब खुद पता चलेगा, इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया, क्या बोया, क्या साहब कौन सी अवाम की अदालत जहां वोट जो है बिरयानी की देगों पे बिकते हों, जहां पर वोट आपके जाने से पहले ठप्पे लग जाते हों। आप ही जैसे दोस्तों के मुताबिक ये है कि कराची में ये होता है, ठप्पे पहले लग जाते हैं। इंटीरियर सिंध में या इंटीरियर पंजाब में जो है वो बिरयानी और चावलों की एक प्लेट पे वोट दिए जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम जमहूरियत छोड़ के हम कहें कि नहीं आमरीयत आ जाए, हम उसको कबूल कर लें। भाई ये प्रोसेस है, इसको चलते रहना चाहिए। आखिर एक ना एक दिन तो कोई अच्छा लीडर आएगा ना, कोई तो इस मुल्क को सुधारने वाला आएगा ना। खुदा किसी दिन तो हम पे रहम आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। और ये चलता रहेगा आप उस वक्त रखें जनाब, ये उम्मीद तो आप उस वक्त रखें जब ये सिस्टम सही चल रहा हो, जहां कराची के 25 लाख वोटर को उठा के आप बाहर फेंक दे, जहां अरबों के हिसाब से, जब वहां मीडिया के लोगों को आप खरीद ले, जहां रिटर्निंग अफसर आपके अपने हो, जहां स्कूल टीचर आपके अपने हो, जहां पुलिस वाले एसएचओ सारे अपने हो, तो सूरत में आप शफाफ इलेक्शन का किस तरह सिस्टम को आगे प्रोसेस इस तरह हो सकता है? मियां साहब बात यह है, जिन मुल्कों को हम अपना आइडियल बनाते हैं ना, और जिनसे हमने जमहूरियत मुस्तआर ली है, उन मुल्कों में भी कभी यही हाल था, इससे भी ज्यादा बदतरीन हाल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां जब ये सब कुछ हद से ज्यादा बढ़ी ना, तो फिर उसका इलाज भी दरियाफ्त किया गया, फिर अच्छे लोग उसमें से निकल कर आए, उनकी आवाज पे कौम ने लब्बैक कहा, और आहिस्ता आहिस्ता हाँ ये तबदीली आएगी जरूर। अगर आप ये कहें कि मुझे बताएं इसका मुतबादिल क्या है, मतलब क्या फौज आ जाए दोबारा, या इसका मुतबादिल ये है कि एक किसी दूसरी पार्टी को लाके फिर कौम को, इसका मुतबादिल है इनफोर्स ऑफ लॉ, इसका मुतबादिल है कि इदारों को अपने किरदार को अदा करना, इसका मुतबादिल यह है कि इंसाफ जो है गली कूचे में पहुंचाना, इसका मुतबादिल यह है कि कोई बुरा करे उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना, इसका मुतबादिल यह है। इसका मुतबादिल यह है कि साजिशों के जरिए इक्तदार को नहीं बचाना, इसका मुतबादिल यह है कि लोगों को अलाई बनाकर अपने इक्तदार को तूल नहीं देना, इसका मुतबादिल यह है कि लोगों के घरों के चिराग मरते रहें, गोलियां चलती रहें, लोग मरते रहें, बेवाएं होते रहें, लेकिन वो अपने इक्तदार को अपने हाथ में रखे रहें। ये इसका मुतबादिल नहीं है। मागा साहब, चाहता हूं कादर खान मंदोखेल साहब और ख्वाजा फारूक साहब, एक चीज मैं आपके साथ आज शेयर करता चलूं। लाड़काना में आज कल रात को यह हुआ है कि एक नौमौलूद बच्ची को बीमारी की हालत में उसके मां बाप सिर्फ गुर्बत की वजह से सड़क पर फेंक कर चले गए हैं। आगा साहब, क्या हाल होगा जब लोग अपने बच्चे बीमारियों की वजह से फेंकेंगे या अपने बच्चे बेचना शुरू कर देंगे? क्या उस वक्त इस जमहूरियत के हम फल का इंतजार करेंगे कि जमहूरियत 50 सालों बाद इस कौम को फल देगी? अच्छा आप बता देना इसका मुतबादिल क्या है। नहीं, मैं तो आपसे मकसद ये कि देखे ना, अदालतें अपनी जगह पे काम कर रही हैं, कोशिश तो कर रही है ना, चेंज लाने की कोशिश तो कर रही है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे तबके हैं हमारे माशरे में जो अभी उभर कर आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाकई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालती इंसाफ को मान कौन रहा है? जो है वो अब तमाम फैसले जो है उससे इनकारी है। कोई फैसले बुनियादी जो खराबी है ना वो यही है, जो ये कह रहे हैं ना, मकसद ये कि आप ये भी ये चाह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। यही सोच गलत है हमारे मुल्क में। अच्छा, कि हर आदमी ये कहता है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। नहीं, आप जो फरमा रहे हैं कि ये जो लूटमार का कानून चल रहा है, जो ये दहशतगर्दी लाकौनियत चल रहा है, ये चलते रहे तब जमहूरियत कभी नहीं आएगा। ये मजीद ये सिविलियन डिक्टेटर आएगा जैसे पहले मौजूद था। कादिर साहब, मैं पूछता हूँ आपके पास कोई मुतबादिल है? हाँ बताएं। मुतबादिल ये है कि आप अदालतों के फैसले माने, आप एक आजाद। किससे कह रहे हैं आप ये किससे कह रहे हैं? मैं हुकूमत से कह रहा हूँ। हुकूमत से? वही हुकूमत का मैं भी तो यही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? नहीं तो आप हुकूमत से ही आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत को मानना चाहिए और हुकूमत को मानना चाहिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अपने मेहमानों से ये जरूर पूछूंगा कि क्या हम सारी जिंदगी, हमारा मुल्क, ये जो मुस्तार ली हुई जमहूरियत है, हम इसी का इंतजार करते रहेंगे कि ये ठीक हो सके? ये जो हमारे असलाफ के बनाए हुए फलसफे हैं, जो तरीके हैं, जो हुकूमतें करने के तरीके थे, जिनको यूरोप ने और वेस्ट ने अपनाया है, क्या हम उसको अपना कर इस मुल्क को एक फलाही रियासत बना सके? हमारे साथ रहिएगा।